एटम, हमारे पास क्या एटम गैस है, और नेचर में हमें नाइट्रोजन एक मॉलिक्यूल ऑफ इलेक्ट्रॉन के है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज हिमांशु अग्निहोत्री और आज आपके लिए लेके आए चैप्टर नंबर फर्स्ट, क्लास 11 मोल कॉन्सेप्ट, है ना, जिसे हम लोग एनसीईआरटी में बोलते हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। देखो, तो अगर मैं बोलूं कि फिजिकल केमिस्ट्री की शुरुआत कहां से हुई, तो यही वो चैप्टर जहां से फिजिकल केमिस्ट्री की शुरुआत हुई। फिजिकल कह लो तो केमिस्ट्री का बेसिक जो भी आप पढ़ोगे उसी चैप्टर में पढ़ोगे, चाहे वो यूनिट्स के बारे में हो, चाहे वो मोल के बारे में हो, या फिर मास के बारे में, जो भी है डिटेल से हम लोग इस पूरे चैप्टर को यहाँ में पढ़ेंगे। अच्छा, आप देखो, मेरी बात सुनो आप लोग। जैसे फॉर एग्जांपल इस चैप्टर की शुरुआत क्यों हुई, क्या हुई, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, फिर चैप्टर में एकदम से एंटर हो जाएंगे। मैं आपको बिल्कुल एकदम जो होता है ना बेसिक लेवल, वहां से स्टार्ट करूंगा और इसका जो एडवांस लेवल है वहां तक टच कराऊंगा। सारे क्वेश्चंस भी हम करेंगे, सब कुछ करेंगे। आप मुझे बताओ, जैसे आज की डेट में अगर मैं आपसे बोलूं कि यार आप आलू खरीद के लाओ, तो आप आलू कैसे खरीदोगे? आप जाओगे, आप कहोगे भैया 5 किलो आलू दे दो, केजी में खरीदोगे, है ना, 5 किलो 10 किलो 15 किलो जो भी लेना XYZ केजी में ले लोगे। मैं आपसे कहूं आप जाके सोना खरीदो, सोना केजी में खरीद लोगे क्या कि भैया 10 किलो सोना तौल दो, है ना, तो सोना किस में लो, ग्राम में ले लोगे। अगर मैं कहूं कि अभी जैसे फॉर एग्जांपल ये रूम है, तो यहां इस वाले वॉल से लेके इस वाले वॉल तक की डिस्टेंस मेजर करो, किस में करोगे? मीटर में कर लोगे। अभी किलोमीटर का तो रास्ता है नहीं, छोटा मीटर में कर लेंगे। मैं कहूं ये जो पेन है इसकी डिस्टेंस बताओ, क्या करोगे? सेंटीमीटर मेजर कर लोगे। तो कहने का मतलब ये है कि आज की डेट में हमारे पास सारी वो यूनिट और डायमेंशंस हैं ऑलरेडी, जिसमें हमें किसी भी चीज को मेजर अगर करना है तो हम बता देंगे। इनफैक्ट अगर पंखा चल रहा है, पंखा घूम रहा है, तो हम बता देंगे घूमने का भी क्या होता है, आरपीएम, पहिया कार का घूमता है कितने आरपीएम, आरपीएम मतलब क्या होता है, राउंड पर मिनट। हमें यह तक मालूम है कि 1 मिनट में पंखा कितने राउंड लगाएगा, या फिर 1 मिनट में किसी भी कार का पहिया, बाइक का पहिया कितने राउंड लगाएगा। तो कहने का मतलब है आज की डेट में हमारे पास चीजें बहुत इजीली अवेलेबल है हमारे पास, क्योंकि हम लोग एडवांस टेक्नोलॉजी में, तो हमें सब कुछ है। मान के चलो आज से हम लोग कुछ उस साल में जा रहे हैं जब तक कोई भी हमारे पास यूनिट और डायमेंशन नहीं है। आप ऐसा मान लो कि हम लोग उस वाले दशक में है, उस वाले जगह पे हैं जब हम लोग के पास कोई भी यूनिट और डायमेंशन नहीं है। अब अगर आज के टाइम पे मान लो मैं आलू वाला भैया हूं और आप मेरे से आलू खरीदने आए, आप आलू खरीदोगे बट किसी भी यूनिट और डायमेंशन का यूज नहीं करोगे। खरीद के दिखाओ आलू, क्या करोगे? आप आगे बोलोगे भैया आलू दे दो, कितने? मैं पूछूं कितने आलू दे दूं, क्या बताओगे? तो कितने के लिए अगर आपने बोला 5 आलू दे दो, 10 आलू दे दो, 15 दे दो, 1 किलो, 1 किलो 2 किलो तो यूज ही नहीं करना है। 5 15 नंबर ये भी नंबर हो गए, ये भी यूज नहीं करना। मैं कह रहा हूं आलू खरीदो। क्या तब के लोग खाना नहीं खाते थे? खाते थे। क्या तब फसल उगाई नहीं जाती? उगाई जाती थी। यार ये तो साइंस तो बहुत लेट आया ना, उससे पहले भी लोग जिंदा तो थे ना, खाना खा रहे थे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर एट दैट टाइम हम आलू वाले भैया हैं और अगर आपको आलू में से खरीदना है तो आप किस बेसिस पे आलू खरीदोगे? और अगर आपने बात बोल भी दिया कि भैया इतने आलू दे दो फॉर एग्जाम्पल, तो मैं कैसे डिसाइड करूंगा कि उतने आलू का कितना प्राइस मैं लगाऊं, मैं कितने रुपए बोलूं उस आलू के लिए, या रुपए या जो भी करेंसी चल रही होगी एट दैट टाइम। तो यार ऐसा है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास तराजू है, आप मेरे पास आलू लेने आए, तो मैंने कहा कि ऐसा है कि मैंने किसी ना किसी चीज को प्रिंसिपल बनाया। मैंने बोला कि एक पत्थर पड़ा हुआ था फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, और मैंने कहा कि इस पत्थर को मैंने उठा के रखा और उस पत्थर के बराबर जितने भी आलू चढ़े, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं कि एक तराजू ये, एक तराजू ये, मैंने क्या किया, एक हमारे पास पत्थर पड़ा था, कोई भी पत्थर, हमने उसे प्रिंसिपल बना लिया। हमने कहा यार इससे कंपेयर करेंगे, क्योंकि किसी को तो रेफरेंस बनाना पड़ेगा ना। जब मेरे पास कोई चीज है ही नहीं तो किसे रेफरेंस बनाएंगे? तो मैंने वो पत्थर उठाया और उस पत्थर उठा के यहाँ पे रख दिया। मैंने कहा इस पत्थर के बराबर जितने भी इधर आलू चढ़ाएंगे, मान लो उसका मैं एक कॉइन ले रहा हूँ, या जो भी उस समय करेंसी चलती थी, मान लो कॉपर का या सिल्वर का जो भी कॉइन चलते थे, मैंने बोला एक कॉइन लूंगा, कितने का? जब मैं इधर एक पत्थर चढ़ाऊंगा तो एक पत्थर के बराबर जितने भी यहाँ पे आलू चढ़ जाएंगे उसका मैं इतना रुपए लूंगा। तो यही तो हुआ होगा यार, सोच के देखो, किसी ना किसी चीज को तो रेफरेंस माना गया होगा। जब उस टाइम पे केमिस्ट्री की या तो साइंस की बिल्कुल स्टार्टिंग हो रही थी, जब हमें आइडिया था ही नहीं कि हम किस चीज से कंपेयर करें, तो हमने किसी ना किसी चीज को रेफरेंस बनाया होगा, और उसी रेफरेंस के साथ इस चैप्टर की शुरुआत होती है कि हाँ भाई धीमे 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 करके वो पत्थर से 1 kg हुआ, 1 kg 1 kg 1 kg, फिर फाइनली जाके जब हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स आ गए तब हमें जाके ये पता चला कि एक्चुअल में 1 kg में कितना मास होता है ना। बात समझ आ रही? तो वही इस चैप्टर की शुरुआत है एक्चुअल में। कि अगर मैं बोलूं कि चैप्टर की शुरुआत हुई कहां से, तो यार कोई भी अगर आप अमाउंट यूज करते हो तो उस अमाउंट की यूनिट क्या होगी, है ना। तो अब आपको पता है कि उस अमाउंट की यूनिट होगी मोल, ठीक है। तो मैं अगर लिख दूं कि व्हाट इज मोल, तो आप कहोगे कि मोल क्या है? मोल है इट इज अ एसआई यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। लिखूं मैं क्या है मोल? मोल है इट इज अ, लिख दे रहा हूं, इट इज अ SI unit of, it is a SI unit of amount of substance, amount of substance।
तो कहने का मतलब यह है कि जो भी आप अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यूज करते हो उसका जो एसआई यूनिट होगा उसी को हम लोग मोल बोलते हैं। इस चैप्टर की शुरुआत फिलहाल तो यहीं से होती है, ठीक है। और जैसा कि आपको पता है कि जो 1 मोल हमारा होता है एक्चुअल में 1 मोल, तो वो होता कितना है, तो वो होता है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। अब देखो ये पार्टिकल्स जो है ये आपके एटम भी हो सकते हैं, राइट, ये हमारे आयंस भी हो सकते हैं, और ये हमारे मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि एक्चुअल में एक मोल क्या है, एक मोल ये नंबर है, राइट, और ये नंबर कैन एनीथिंग। अगर मैं बोलूं 1 मोल पेन, तो 1 मोल पेन का मतलब है कि 6.022 इंटू 10⁻23 पेन्स। अगर मैं बोलूं 1 मोल बच्चे, तो इतने बच्चे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो मोल क्या है? मोल एक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट है। अच्छा, अगर आप कहते हो कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट है, बहुत अच्छी बात है। ये अमाउंट क्या होता है? व्हाट इज अमाउंट? अगर मैं यहां पे लिख दूं कि व्हाट इज अमाउंट, अमाउंट क्या है, ठीक है ना। अमाउंट को कैसे डिस्क्राइब करोगे? अमाउंट क्या है? जैसे मैं कह रहा हूं किसी भी चीज का अमाउंट क्या होगा, तो अमाउंट का मतलब होता है नंबर ऑफ एंटिटीज। किसी भी सब्सटेंस में जितनी नंबर ऑफ एंटिटीज प्रेजेंट होती हैं उसी को हम कहते हैं उसका अमाउंट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं 1 केजी चावल, तो 1 केजी चावल का मतलब क्या होगा? 1 चावल, 10 चावल, 20 चावल? नहीं, कितने चावल? वो बहुत सारे पार्टिकल चावल के मिलके, चावल के बहुत सारे दानों ने मिलके क्या करा, 1 केजी बनाया होगा, उसे ही हम अमाउंट बोलते हैं, ठीक है ना। तो अमाउंट क्या है? अमाउंट है नंबर ऑफ एंटिटीज प्रेजेंट इन एनी सब्सटेंस। लिख दो यहां पे क्या, नंबर ऑफ एंटिटीज, ठीक है ना, नंबर ऑफ एंटिटीज प्रेजेंट इन एनी सब्सटेंस, ठीक है। और ये जो एंटिटीज है, अगेन ये क्या है? एंटिटीज का मतलब बेटा वही नंबर ऑफ पार्टिकल, और पार्टिकल का मतलब आपको पता ही है, पार्टिकल में एटम भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। बताओ यहां तक की बात समझ में आ गई? तो अगर मैं बोलूं इस चैप्टर की शुरुआत कहां से हुई होगी, तो आपको आइडिया लग गया कि चैप्टर की शुरुआत तो वहां से हुई होगी कि हमें कुछ पता ही नहीं था जब, तो हमें किसी ना किसी को रेफरेंस बनाना पड़ा। हमने बोला कि भैया इस पत्थर के बराबर जितने आलू चढ़ेंगे, इस पत्थर के बराबर 2 पत्थर आलू दे दो, 3 पत्थर आलू दे दो, 3 पत्थर से वो 3 किलो हुआ। 3 किलो के बाद जब फाइनली जब डिस्कवरी हुई, जब हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स आए, तो हमने एक ये भी पता कर लिया कि एक्चुअल में 1 केजी में मास कितना होता है। वहीं से फिर हमारी चैप्टर की शुरुआत होगी। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? मोल के बारे में हमने पढ़ा। मोल क्या होता है? मैंने लिखा इट इज एसआई यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस का जो अमाउंट है, उसकी जो एसआई यूनिट है, उसे क्या कहेंगे हम लोग? मोल कहेंगे। बड़ी सिंपल सी बात है। अमाउंट क्या होता है बेटा? अमाउंट का मतलब नंबर ऑफ एंटिटीज प्रेजेंट इन एनी सब्सटेंस। एंटिटीज का मतलब होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और पार्टिकल्स का मतलब क्या होता है बेटा? एटम भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है। अभी इन्हें भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। मेरी बात सुनो, मैं कह रहा हूं 1 केजी चावल, अभी जैसे बोला ना, तो 1 केजी चावल, 1 केजी तो मैंने पूरा अमाउंट बताया। वो 1 केजी बना किससे? कई सारे चावल के पार्टिकल ने मिलकर 1 केजी बनाया, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ एंटिटीज। क्लियर है कि नहीं? चलो अब अगर हम बात करें कि ये अच्छा चलो ठीक है, मोल हो गया, अमाउंट हो गया, और ये सब चीजें हैं क्या? जो भी हम अपने सराउंडिंग में, अपनी चीजों में देखते हैं, चारों तरफ की चीजों में, वो है क्या? तो आप कहोगे सर वो तो मैटर है। और मैटर तो हम लोग क्लास 9th से आई गेस या 8th से पढ़ते हुए आ रहे हैं। मैटर, मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस। भैया ऐसी जो भी चीजें जिनके पास मास है और जो स्पेस थोड़ा बहुत घेरती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं मैटर। मैटर के लिए जैसे आपने पढ़ा, पेन मैटर है, मैं खुद मैटर हूं, बोर्ड मैटर है, चारों तरफ की जो भी चीजें आप देखते हो अपने सराउंडिंग में, सब मैटर है। एयर मैटर है, बिल्कुल आपने पढ़ा होगा, है ना, 8th 9th 10th में पढ़ा होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल कैसे इस एक्सपेरिमेंट को प्रूव करोगे कि एयर के अंदर मास भी है, एयर जगह भी घेरती है? मैं यहां पे खड़ा हुआ हूं, अभी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। मान लो मेरे सामने से एक ट्रक निकल के गया। आप लोगों ने कई बार फील भी किया होगा कि आप खड़े हो रोड पे, आपके पास से एक ट्रक निकल के गया। अब जब ट्रक निकला, ट्रक जब निकल रहा है, एट दैट टाइम आपको कुछ फील नहीं हुआ। ट्रक जैसे निकल गया तो थोड़ी देर के बाद एक हवा का बहुत तेजी से झोंका आके आपके मुंह पे लगेगा। सही करा है नहीं? बताओ, सबने ये फील किया कि नहीं किया है कि हम खड़े हुए हैं, हमारे पास एक ट्रक या बस निकली, तो जब वो निकल रही है तब हमें हवा का झोंका नहीं लगा, लेकिन जब वो निकल गई तब उसके 1 या 2 सेकंड या 1.5 सेकंड के बाद क्या हुआ? एकदम से हवा का झोंका हमें लगा बहुत तेज। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बेटा कि आप जहां पे खड़े हो वहां पे अभी कुछ नहीं है, तो क्या एयर, जैसे मैं हाथ अपना फ्लो कर पा रहा हूं, ये ऐसे क्यों फ्लो कर पा रहा हूं? यहाँ पे अगर दीवार होती मेरा हाथ फ्लो हो पाता? नहीं, क्योंकि यहाँ पे एयर है। एयर है, एयर की डेंसिटी बहुत कम है, आसानी से हम उसे फ्लो करा सकते हैं। अब मैं कह रहा हूं कि मैं यहां पे खड़ा था, मेरे सामने से ट्रक निकल के गया, तो जब यहां पे कुछ नहीं था तब तो यहां पे एयर भरी हुई थी, लेकिन अगर इस जगह पे आके ट्रक रुक गया, तो ट्रक रुक गया है क्या? तो निकल रहा है, तो कुछ देर के लिए इस जगह पे कौन रहा होगा? ट्रक रहा होगा। तो जितनी भी यहां पे एयर थी उसकी जगह पे कौन आ गया? ट्रक आ गया, तो यहां की एयर तो हट गई। अब जब वापस से ट्रक यहां से आगे बढ़ गया तो ये जगह कैसी होगी? खाली। अब यहां पे वापस से एयर नहीं है, और एयर है कहां? इसके चारों तरफ सराउंडिंग में एयर है, तो होगा क्या? वो एयर वापस से आके यहां पे फिल होगी, और जब वो फिल होगी उसमें 1-1.5 सेकंड 2 सेकंड लगेंगे, तभी ऐसा होता है कि हमें एकदम से हवा का झोंका थोड़ी देर के बाद पता चलता है। एंड
इससे तुम आइडिया लगा लो कि जो एटम है, जो सॉरी जो तुम्हारी लाइक एयर है, उसके पास क्या मास भी है, जगह भी घेरती है। तुम्हें धक्का लग रहा है, धक्का तुम्हें कौन लगा रहेगा? जिसके पास मास हो वही तो धक्का लगाएगा, और जगह घेर रहा है तो तुम आइडिया लगी गया। क्लियर है कि नहीं? चलो, तो मैटर के बारे में हम लोगों को ज्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं, हमें पता ही है कि मैटर क्या होता है। एनीथिंग दैट हैज मास, मैं लिख दूं यहाँ पे, ये तो हमने पढ़ ही रखा है कि भैया एनीथिंग दैट हैज मास, दैट हैज मास, ठीक है ना, एंड ऑक्युपाइड, अरे भैया हो जा, ऑक्युपाइज स्पेस, ठीक है ना। तो ऐसी जितनी भी चीजें हैं जिनके पास मास है और जो स्पेस को घेरता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे मैटर बोलते हैं, ठीक है। कुछ भी बना लो, एक्स वाई जेड, किसी भी अमीबा टाइप का बना लो। मैटर जो है, अब मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। अब पार्टिकल किससे मिलकर बनता है बेटा? मॉलिक्यूल से। मॉलिक्यूल किससे मिलकर बनते हैं? एटम से। तो हाँ, अब हम लोग अपना धीमे धीमे कहां आ रहे हैं? चैप्टर की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, जहां से हमें चैप्टर एक्चुअल में स्टार्ट करना है। तो ये क्या है? ये एटम है, राइट? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मैं कह रहा हूं मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। अब पार्टिकल क्या हो सकते हैं भाई? सबसे छोटा पार्टिकल कौन सा? एटम ही है। एटम इज द स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल। सबसे छोटा पार्टिकल किसे बोलते हैं? एटम। आपने सोचा अरे सर एटम कैसे हो सकता है कि एटम तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को सबसे छोटा होना चाहिए। कुछ और ज्ञानी होंगे, वो कहेंगे अरे यार इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन भी तो क्वार्क्स पार्टिकल से मिलकर बना होता है, क्वार्क्स पार्टिकल भी तो और छोटे पार्टिकल से, बोसॉन, पाई मेसॉन, हिग्स बोसॉन, गॉड पार्टिकल। रुक जाओ, थम जाओ, इधर आ जाओ बेटा। सबसे छोटा पार्टिकल एटम को ही बोला जाएगा। अभी प्रूव करूंगा क्यों। फिलहाल के लिए मैं क्या कह रहा हूं कि एक एटम, जो एक जो मैटर है, मैटर वो किससे मिलकर बना होगा? पार्टिकल से। पार्टिकल किससे बने होंगे? मॉलिक्यूल से या फिर एटम से। सबसे छोटा यूनिट क्या हो गया? एटम। अब जो एटम है उसे जनरली हम लोग देखते किससे हैं? तो एटम को देखने के लिए हम लोग यूज करते हैं STM। और STM क्या होता है? STM होता है स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि एटम आज की डेट में सबसे छोटा वो पार्टिकल है जिसे हम लोग स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है ना। अब देखो, अब मैंने यहां पे क्योंकि एटम के बारे में थोड़ा सा लिखा है, तो एक चीज और समझ लो यार। जो एटम है ना, एटम को हम लोग स्फेरिकल लेके चलते हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूं? एटम इज एज्यूम्ड टू बी स्फेयर। एटम इज एज्यूम्ड टू बी स्फेरिकल, लिख लो, है ना। एटम जो है उसे हम कैसा मान के चलेंगे? वो स्फेरिकल है। यार एक बात बताओ, कोई भी चीज स्फेयर कब होगी? पानी की ड्रॉप जब पानी बरसता है, या पानी बरसता वाला छोड़ो, नल से कोई टैप है, फॉर एग्जांपल टैप लगा हुआ मान लो यहाँ पे, है ना, ऐसे करके टैप लगा हुआ। इस टैप से जब पानी निकलता है तो ऐसे निकलता है बेटा, लेकिन नीचे आते आते ये गोल हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? पानी की आपने ड्रॉप देखा है ना, वो भी स्फेरिकल हो जाती है, लेकिन जब पानी टैप से चूता है तब तो वो ऐसा होता है। अब यहां पे आके ऐसा क्यों हो गया? बता सकता है कोई? सोच के देखो बेटा। ऐसे में क्या कह रहा हूं, एटम अगर हमने स्फेरिकल माना है तो ऐसे मान कैसे सकते हैं? कुछ तो रीजन हुआ होगा। क्यों माना होगा हमने एटम को स्फेरिकल? भाई कहीं ना कहीं कोई ना कोई कुछ तो रीजन होगा, ऐसे हम एटम को स्फेरिकल कैसे मान सकते हैं? तो मुझे एक बात बताओ, कभी किचन में गए हो? अगर किचन में गए हो तो मम्मी को तुमने लोई बनाते देखा है? रोटी जब मम्मी सेकती है तो आटा मड़ा हुआ है, उसकी लोई निकाली, हाथ पे रखा और उसे ऐसे करके घुमाते हैं। अब ये मम्मी कर क्या रही है? जब ये आटे को आप ऐसे करके घुमा रहे हो तो आप चारों तरफ से, हर एक डायरेक्शन से इक्वल फोर्स अप्लाई कर रहे हो, और जब आप हर डायरेक्शन से इक्वल फोर्स अप्लाई करोगे तो कोई भी चीज कैसी हो जाएगी? स्फेरिकल हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो हमारे पास एक हेक्सागन है, हेक्सागन है। अगर हम इस पर चारों तरफ से इक्वल फोर्स अप्लाई करें तो क्या होगा? देखो, मैंने कहा कि इधर हम खींच रहे हैं, इधर हम खींच रहे हैं, इधर हम खींच रहे हैं, ठीक है ना। या ऐसे ले लो कि इधर हम खींच रहे हैं, ऐसे सिमिलरली यहाँ पे भी, इधर भी, और अपने पास कौन सा आ गया? इधर भी और इधर भी। तो अगर आप चारों डायरेक्शन से, हर एक डायरेक्शन से इक्वल फोर्स अप्लाई करोगे तो बेटा देखो, ये वाला बाउंड्री कैसा आ जाएगा? थोड़ा सा ऐसे इधर आ जाएगा। ये वाला भी अगर सेम फोर्स है तो सेम ही डिस्टेंस बढ़ेगा आगे। ये भी कैसा आ जाएगा? ये भी सेम फोर्स से ऐसा आ जाएगा। ऐसे ये भी कैसा आ जाएगा? ये आ जाएगा। ये भी कैसा आ जाएगा? ऐसा आ जाएगा। और ये भी कैसा आ जाएगा? ऐसा। तो कहने का मतलब है, अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे चारों डायरेक्शन से इक्वल फोर्स अप्लाई करोगे तो कैसा हो जाएगा? स्फेरिकली तो हो जाएगा यार। बस यही तो बता रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि क्योंकि आपने जब मम्मी को आटे की लोई बनाते देखा तो आटे की लोई ली और फिर मम्मी क्या करे? उसे ऐसा करके घुमा रही है, चारों तरफ से उस पर इक्वल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तब जाके वो कैसा होता है? स्फेरिकल। तो बस यही चीज है। अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि एटम स्फेरिकल है, तो अगर आप इसका
जवाब लिखना चाहते हो, जानना चाहते हो, तो आपको जवाब मिल गया। क्या है? क्योंकि एटम जो है वो कोई अकेला तो एटम घूमता नहीं है, एटम तो मैटर के अंदर ही होगा, और मैटर में तो बहुत ही सारे एटम है, तो वो क्या कर रहे हैं, चारों तरफ से सेम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। दैट्स व्हाई एटम जो है उसे हम लोग एज्यूम करते हैं एज अ स्फेरिकल। ठीक है ना, तो एटम इज एज्यूम टू बी स्फेरिकल। अब क्योंकि एटम स्फेरिकल है, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि यार व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, या अगर स्फेयर ना बोल के एटम लिख दे तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि हम एटम को कैसा मान रहे हैं, स्फेरिकली मान रहे हैं। तो आप कहोगे सर ऐसा है कि अगर मान लीजिए हमारे पास ये एटम है और इसकी रेडियस है आर, तो अगर इस आर को हम इंक्रीज करते हैं, रेडियस अगर हम बढ़ाते हैं, तो क्या होगा, साइज ऑफ एटम भी बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। जैसे जैसे रेडियस बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे आपका साइज जो है वो बढ़ता जाएगा। तो अगर एटम स्फेरिकल है तो भैया जो इसका वॉल्यूम होगा वो स्फेयर के वॉल्यूम के बराबर ही होगा। और स्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है बेटा? तो ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब, अंग्रेजों 4/3 पाई आर क्यूब। क्या यहां तक की बात समझ में आ गई? तो अगर मैं एटम का स्फेयर निकालना है तो देखो 4/3 तो कांस्टेंट नंबर ही हो गया, पाई तुम्हारा ऑलरेडी कांस्टेंट है, आर बता दो। अगर हमें हाइड्रोजन का वॉल्यूम बताना है तो हाइड्रोजन का रेडियस बता दो, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस का जो भी रेडियस है एटम का वो बता दो। हीलियम का निकालना तो हीलियम का रेडियस बता दो। रेडियस बस चेंज करते जाएंगे, वॉल्यूम अपने आप ही आता जाएगा। सिमिलरली अगर मान लो आपको इसका डेंसिटी निकालना हुआ तो आपको पता ही है, अगर हमें इसका मान लो डेंसिटी कैलकुलेट करना हुआ तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी का फॉर्मूला तो मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? मास बाई वॉल्यूम, राइट। अब मास किसका? मास ऑफ एटम। मास किसका लोगे आप? अगर मैं यहां पे लिखूं मास, तो मास किसका? मास ऑफ एटम, मास ऑफ एटम, ठीक है ना। और अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम किसका लेंगे? वॉल्यूम भी एटम का ही लेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ एटम। और क्योंकि एटम स्फेरिकल है तो वॉल्यूम ऑफ एटम हो कितना जाएगा बेटा? 4/3 पाई आर क्यूब। क्या यहां तक की बात समझ आ रही है? बताओ, क्या यहां तक की बात आपको क्लियर हुई? मैंने क्या बोला? मैंने कहा कि हमने अभी थोड़ा थोड़ा किसके बारे में पढ़ लिया। हमने पहली बात तो ये पढ़ा कि मोल क्या होता है, फिर हमने पढ़ा अमाउंट क्या होता है, फिर हमने मैटर क्या होता है। मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स जनरली। अब अगर एटम की बात करें तो एटम को किससे देखते हैं हम लोग? कौन सा माइक्रोस्कोप है? स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। आगे आ जाओ। फिर मैंने कहा एटम को हम लोग स्फेरिकल एज्यूम करके चलते हैं। क्यों स्फेरिकल लेके चलते हैं एटम को? तो उसका रीजन भी सामने लिखा हुआ है, क्योंकि भैया मैंने आपको समझा दिया। अब बात करते हैं, देखो अब आपने ये सब पढ़ लिया। नाउ अब थोड़ा सा एक चीज समझो, अगर हम लोगों ने एटम की बात करी तो एटम को पढ़ ही लेते हैं ना। चलो अब हेडिंग डाल लेते हैं एटम। नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी एटम हमारे पास। क्या? एटम। अब एटम है क्या? तो पहले तो मेरी बात सुनो, एटम जो है आज की डेट में वो स्मॉलेस्ट, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है जो भी किसी भी केमिकल बॉन्ड को फॉर्म करने के लिए जरूरत होता है। तो एटम क्या, अगर मैं हेडिंग डाल दूं एटम, एटम में क्या लिखोगे? तो एटम, एन एटम इज अ स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल, या एटम इज अ स्मॉलेस्ट फंडामेंटल यूनिट दैट फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड। आप इसमें लिख लो, क्या लिखोगे? एटम क्या है? एन एटम इज अ, लिख दो यहां पे, एन एटम इज अ smallest fundamental, an atom is a smallest fundamental unit that form a chemical bond, ठीक है ना। तो अगर आप आज की डेट में आपसे पूछा था एटम क्या है, तो आप कहोगे एटम जो है वो एक स्मॉलेस्ट फंडामेंटल यूनिट है जिसे हम लोग किसी भी केमिकल बॉन्ड को फॉर्म करने के लिए यूज करते हैं। अच्छा मेरी बात सुनो, अब थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था कि यार एटम सबसे छोटा कैसे हो सकता है। मैंने बोला एटम तो 3 सबएटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना, किससे? इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से। तो जब एटम खुद ही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है तो वो सबसे छोटा पार्टिकल कैसे हो गया? इसके तो सबएटॉमिक पार्टिकल भी निकल के आ गए, ठीक है ना। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि भैया जो प्रोटॉन आपका होता है वो भी 3 क्वार्क्स पार्टिकल से मिलकर बना है। क्वार्क्स पार्टिकल भी और छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। देखो ऐसा है, कहने को तो टाइम ट्रेवल भी पॉसिबल है, कुछ चीजें थ्योरेटिकल हैं, कुछ चीजें एक्सपेरिमेंटल हैं। तो कहने का मतलब है कि वो अभी तो टाइम ट्रेवल भी पॉसिबल। हम तुमसे टाइम ट्रेवल की बात है तो मानोगे कि हम टाइम ट्रेवल करके आए अभी बस आ गए 10 साल पहले या 10 साल बाद? नहीं मानोगे। हम लोग चीजों को, उन चीजों को मानते हैं जो एक्सपेरिमेंटली प्रूवन है। अगर इनका एक्सपेरिमेंटली प्रूव है भी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को तो है ही, आपने पढ़ रखा है, वो सबएटॉमिक पार्टिकल बोले भी जाते हैं कि एटम के अंदर भैया क्या है? इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। उसके और अंदर की अगर हम बात करें कि वो जो क्वार्क्स पार्टिकल बता रहा हूं या फिर जो और मैं आपको बता रहा हूं मेसॉन, पाई मेसॉन, बोसॉन, हिग्स बोसॉन, गॉड पार्टिकल, तो बेटा इनका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ अगर है भी तो वो बहुत ही ज्यादा हायर लेवल पे है। और दूसरी बात है कि आप जब माइक्रोस्कोप से देखोगे तो आपको एटम ही बड़ी मुश्किल से दिखेगा।
है ना, एटम को देखा तो जा सकता है, लेकिन एटम ही आप बड़ी मुश्किल से देख पाते हो। तो कहने का मतलब ये है कि जो चीज हम देख पाते हैं उसी को लेके हम सबसे छोटा पार्टिकल किसे मान के चले, एटम, क्योंकि उसी को हम लोग अपनी माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन वहां तक जाते नहीं है, इलेक्ट्रॉन भी आप बल्क में देख सकते हो, आप एक इलेक्ट्रॉन नहीं देख सकते ना, दो देख सकते हो, चार देख सकते हो। क्या मेरी बात समझ आ गई? तो एटम को ही हम लोग सबसे छोटा पार्टिकल इसलिए मानते हैं क्योंकि उसके आगे की जो बहुत ज्यादा स्टडीज हैं, जो मेजॉन पाइमेजॉन, वो या तो बहुत हाई लेवल पे या तो बहुत एक्सपेरिमेंटल चीज है, तो उन पे हम इतना डिटेल में नहीं जाते हैं। हम लोग चाहे आप 9th क्लास में पढ़ो, चाहे आप 10th में पढ़ो, और चाहे आप 11th 12th में पढ़ो, जेई नीट में पढ़ो, हम लोग एटम को ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल लेके चलेंगे, ठीक है ना। चलो फिलहाल के लिए तो ठीक है। अब देखो यार, एटम की बात करें, कब एटम मिलके क्या करेंगे, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे, और मॉलिक्यूल ही क्यों? जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर तुमसे कहूं कि यार ऑक्सीजन के दो एटम आपस में मिलेंगे और ये क्या करेंगे, O2 का एक मॉलिक्यूल बना देंगे, ठीक है ना। हाइड्रोजन के दो एटम मिलेंगे और ये क्या करेंगे, H2 का एक मॉलिक्यूल बना देंगे। नाइट्रोजन के दो एटम मिलेंगे और क्या करेंगे, ये N2 का एक मॉलिक्यूल बना देंगे। तो यार एक बात बताओ, वाई O2, वाई नॉट O5 क्यों नहीं होता, O4 क्यों नहीं होता, ये O2 ही क्यों? क्या मेरी बात समझ रहा हूं? मैं कह रहा हूं दो ही एटम ऑक्सीजन के मिलके O2 बना रहे, तीन एटम मिलके O3 बना ले, ओजोन होता है ना, चार एटम मिलके O4 बना ले, 5 बना ले, 6 बना ले, दो ही क्यों? तो इसका आंसर ये है कि बेटा नेचर में जो चीज जैसी पाई जा रही है उसे वैसे ही तो पढ़ोगे। ऑक्सीजन जो है वैसे तो मोनोएटॉमिक भी होता है, डायटॉमिक भी होता है, ट्राइटॉमिक भी होता है। मैं क्या कह रहा हूं, ऑक्सीजन जो है आपकी है वो आपकी मोनोएटॉमिक भी है, ठीक है ना, वो आपकी डायटॉमिक भी है और वो आपकी ट्राइटॉमिक। O3 हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नेसेंट ऑक्सीजन हो गया। वैसे तो तुम्हारा ऑक्सीजन तीनों फॉर्म में पाया जाता है, ऑक्सीजन के लिए तो अगर ये बात हम बोले तो वैलिड भी नहीं है कि वो तो भाई तीनों एटॉमिक में होता है। लेकिन अगर नाइट्रोजन को देख लो, चलो जैसे नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में क्यों, N3 क्यों नहीं है, N4 क्यों नहीं, N5 क्यों नहीं है? क्योंकि बेटा नेचर में नाइट्रोजन ऐसे ही मिलता है। नाइट्रोजन एक डायटॉमिक गैस है और नेचर में हमें नाइट्रोजन एक मॉलिक्यूल की फॉर्म में ही मिलता है। एक मॉलिक्यूल का मतलब दो एटम ऑफ नाइट्रोजन की फॉर्म में ही मिलता है, ठीक है। तो अगर एक बार बताओ, तो अगर कहीं पे मॉलिक्यूल की बात करें तो क्या दो एटम को मिला के ही एक मॉलिक्यूल बनता है? ऐसा होगा क्या? जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि चार फास्फोरस के मॉलिक्यूल एटम मिलके फास्फोरस का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं P4। अब P4 भी तो एग्जिस्ट कर रहा है, मेरी बात समझ रहा हो? तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि दो ही एटम मिलेंगे तब एक मॉलिक्यूल बनेगा, चार एटम मिलके भी एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं एक हमारे पास नाइट्रोजन हो गया और तीन हाइड्रोजन हो गए, ये मिलके क्या करेंगे, एक मॉलिक्यूल बनाएंगे, किसका, NH3 का, अमोनिया का। क्या मेरी बात आ रही है समझ में? जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का एक एटम और ये मिला देगा किससे, दो ऑक्सीजन के एटम से, क्या बना लेगा, H2O। उल्टा लिख दिया मैंने, दो हाइड्रोजन के एटम और प्लस एक ऑक्सीजन के एटम, क्या बना लेगा, H2O। तो यहाँ पे ये ट्राइटॉमिक हो गया। ये कितना, ये कैसा मॉलिक्यूल, टेट्राटॉमिक मॉलिक्यूल है। क्यों, तीन हाइड्रोजन एक नाइट्रोजन, चार एटम हो गए कि नहीं हो गए? अरे तो कहने का मतलब ये है कि ये हम नहीं डिसाइड कर रहा है, ये नेचर डिसाइड कर रहा है। नेचर में अमोनिया इसी गैस में, नेचर में वाटर इसी गैस में, इसी फॉर्म में है ना, कि दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। ऐसे ही नेचर में नाइट्रोजन एज अ N2 ही प्रेजेंट है, तो इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, राइट। जैसे आपने पढ़ रखा होगा कि आपकी जो ग्रुप नंबर 18 की गैसेज होती हैं, यानी कि आपकी जो नोबल गैसेस होती हैं, तो नोबल गैसेस तो मोनोटॉमिक है। हीलियम कभी भी तुमने अभी तुम लोग आगे पढ़ोगे 11th वाले बच्चे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वगैरह में, MOT में आपने पढ़ रखा है कि He2 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, He होता है। हीलियम मोनोटॉमिक है, ये नेचर में एक ही एटम की फॉर्म में पाया जाता है, इसका ये मॉलिक्यूल भी एटम भी है। बात समझ रहे हो? हीलियम क्या है, एक मोनोटॉमिक गैस है। हीलियम हो गया, चाहे नियॉन हो गया, इसके नीचे आर्गन हो गया, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, कुछ भी ले लो। जिनॉन भी बेटा Xe की फॉर्म में ही पाया जाएगा, नियॉन भी Ne की फॉर्म में ही Ne2 नहीं होता ना Xe2 होता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो ध्यान रखना, अगर आपसे कोई पूछे कि भैया ऐसा क्यों कि ऑक्सीजन O2 ही है, हाइड्रोजन H2 ही है, नाइट्रोजन N2 ही है, तो ऐसा इसलिए क्योंकि नेचर में हमें ये वाली गैसेस या फिर ये वाले मॉलिक्यूल इसी फॉर्म में मिलते हैं। चलो फिलहाल आगे की बात कर ले। अगर ये हो गया। अब जैसे फॉर एग्जांपल सल्फर के बेटा 6 मॉलिक्यूल आपस में मिलकर सल्फर का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं S6, है ना। अब ये सल्फर का एक मॉलिक्यूल है, सल्फर के एक मॉलिक्यूल में 6 एटम होते हैं, किसके, सल्फर के। और ऐसे 8 सल्फर के मॉलिक्यूल क्या करते हैं, मिलके क्या करेंगे, ये आपका S8 का फॉर्मेशन करते हैं। तो ध्यान रखना, दीज आर द एटम जो आपने इधर लिख रखे हैं और ये हमारे क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है ना। तो एटम क्या है बता दिया मैंने। चलें आगे, यहां तक की कहानी क्लियर है। चलो अब देखो यार, एक बार बताओ, आप कह रहे हो कि आपने एक नाइट्रोजन का एटम, तीन हाइड्रोजन आपस में लाए। आपस में लाने का मतलब क्या हुआ, इन्हें आप पास में लेके आए, क्लोज में लेके, तब जाके इन्होंने किसका फॉर्मेशन करा, अमोनिया का फॉर्मेशन। आपस में लाने का मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ाया तुमने। तो मैं क्या कह रहा हूं, मैंने कहा कि हमने ऐसा क्यों करा, तो हमने ऐसा करा तो हुआ क्या कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया बेटा, इंक्रीज हो गया। अच्छा एक बात बताओ, ऐसा हो ही क्यों रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है कि H2 के अकेले घूमे ना, क्या फर्क पड़ता है, H2 के जो दो एटम है घूमने तो अकेले, क्यों घूम नहीं रहे हो, क्यों आपस में मिलकर H2 बना रहे हैं, क्योंकि इस फॉर्म में ये स्टेबल नहीं है, ये इसी फॉर्म में स्टेबल है। अब ये क्या बात हुई, अरे यार क्यों नहीं हुई बात, एक बात बताओ, अभी तुम पढ़ाई क्यों कर रहे हो, मत करो, कोई कुछ कर लेगा, घूमो ऐसे ही।
तुम्हें पता है ना, अगर हम आज कहते हैं कि मत पढ़ो, जाओ बैठो जा घर पे आराम से, या मम्मी पापा कहते हैं बैठो आराम से, कुछ नहीं करना है, मजे की लाइफ जिंदगी ऐसे जियो, क्यों पढ़ रहे हो? तो तुम्हें पता है कि कहीं ना कहीं पढ़ाई इसीलिए कर रहे हैं, मोरल हमारा जो पढ़ने का है वो यही है कि पैसा है ना, और गाड़ी और घर बंगला, तुम अरे सीधी सी बात है स्टेबल होने के लिए पढ़ रहे हो यार। अगर तुम्हें स्टेबल नहीं होना होता, अगर हम लोग आज वो वाला जमाने होते आदि मानव वाले, हु हा ला ला ला, कपड़े पत्ते पहन घूम रहे, पेड़ पे लटके हुए, इधर से जो निकला कुत्ता मारा, कुत्ता मार खा लिया, भेड़िया मार दिया, उसने हमें मार दिया, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्या इतनी भागदौड़ होती? और क्या हम स्टेबल होते तब कि सब बाकी सब हु हा ला 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 कर रहे हैं और हम टाई पहन कोट पैंट पहन घूम रहे हैं? ऐसा करते क्या हम? बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि ना कोई कंपटीशन, ना कोई पढ़ाई, ना कुछ होता, तब तो होता ही नहीं ना ऐसा। बट आज की डेट में हमें पता है कि अगर हमें एक स्टेबल, अगर हमें एक लग्जरी लाइफ चाहिए तो स्टेबल तो होना पड़ेगा। तो वैसे ही समझ लो बस कि ये लोग अकेले बेटा कुछ नहीं है, लेकिन जब ये दो मिल गए और H2 की फॉर्म में, तो नेचर इन्हें एक्सेप्ट कर रहा है, हाँ बेटा ऐसे ही रहे ना कायदे में, बिल्कुल अकेले अकेले घूम बहुत कूटेंगे, तो नेचर ने इस फॉर्म में एक्सेप्ट करा है, मतलब कि हाइड्रोजन जो है H2 की फॉर्म में स्टेबल है यार, ऑक्सीजन तुम्हारा O2 की फॉर्म में, ऐसे अमोनिया तुम्हारा NH3 की फॉर्म में स्टेबल है, वाटर तुम्हारा H2 की फॉर्म में, H3 की फॉर्म में स्टेबल नहीं है, H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन स्टेबल थोड़ा ना होता है, H2O तुम्हारा स्टेबल है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? चलो ठीक है ना। तो कहने का मतलब बस इतना था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर आप बढ़ाओगे, तो क्यों बढ़ा रहे हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? क्योंकि आपस में मिलकर क्या बने? मॉलिक्यूल, और उससे हो क्या रहा है? इनकी स्टेबिलिटी बढ़ जा रही है। क्या बढ़ जा रही है बेटा? स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जा रही है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, अगर आप इन्हें स्टेबिलिटी, इन्हें पास में लेके आओगे, इनकी स्टेबिलिटी बढ़ाओगे, तो जो हीट है वो रिलीज होगी, है ना? क्या हो जाएगा? हीट जो है वो रिलीज, जैसे मूवी रिलीज होती है हीट रिलीज हो जाएगी, और हीट रिलीज होगी कैसे? हीट कैसे रिलीज? डेल्टा एच निकालते हैं तो कैसे निकालोगे? एच फाइनल माइनस का एच इनिशियल, और जब आप निकालोगे तो कैसा आ जाएगा? निगेटिव निकल के आ जाएगा, है ना? और डेल्टा एच निगेटिव का मतलब क्या होता है बेटा? रिएक्शन कैसी हो जाएगी हमारे पास? एक्सोथर्मिक हो जाएगी। तो ध्यान रखना बेटा, दो टाइप की रिएक्शन है अपने पास, एक तो हमारे पास होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन, और दूसरी कौन सी होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जरा एंडो और एक्सो को भी एक बार समझ लेते हैं यार, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? तो दुनिया में जितनी भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है वो वाली रिएक्शन होती है जिसमें रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा होती है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम होती है। अगर मैं ग्राफ बना के दिखाऊं तुम लोगों को, देखो जैसे मान लो कोई भी रिएक्शन कोऑर्डिनेट है और ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है, तो ऐसा ग्राफ है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। एनर्जी देखो, एनर्जी की फॉर्म में रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, ये ऐसा ग्राफ बनता है। अब इसे समझो, इसका मतलब क्या हुआ? अब इसे प्रैक्टिकल लाइफ में समझ के देखो। जैसे मान लो अपनी कॉपी लाओ, तुम्हारी कॉपी तुमने दी, एज्यूम करो ना, मन की आंखों से देखो यार, तुम्हारी कॉपी तुमने ली, मतलब मैंने ली था कॉपी और मैंने उससे एक पेज फाड़ लिया। अब कॉपी रख लो अपने पास, अब तुम्हें हाथ में मेरे क्या दिख रहा? पेज। इस पेज को मैंने क्या करा? जला दिया, ठीक है, चलो आग लग गई। अब देखो क्या हो रहा है? जल रहा है ये पेज, पेज जल रहा है, तो इससे एनर्जी निकल रही, आग निकल रही है। अब प्रोडक्ट तुम्हें क्या मिला? प्रोडक्ट मिला तुम्हें ऐश, मतलब कि वो राख मिली। मैं कह रहा हूं कि जब तुमने रिएक्टेंट, तुम्हारे पास पेपर था, उस पेपर को आपने जला दिया, प्रोडक्ट क्या मिला आपको? ऐश मिला। क्या उस ऐश को जला के वापस से तुम इतनी हीट, इतनी आग निकाल सकते हो जितना तुमने उस पेपर को जला के निकाली? आंसर इज नो, नहीं निकाल सकते। तो कहने का मतलब मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं रिएक्टेंट जो था, रिएक्टेंट की एनर्जी क्या थी? ज्यादा थी, और प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है? कम है। रिएक्टेंट कौन था? पेज, उसे जलाया, बहुत सारी एनर्जी निकली। प्रोडक्ट क्या बना? ऐश। ऐश को जला के वापस उतनी एनर्जी निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे। आ गई बात समझ में? तो बस वही है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जिसमें रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा होती है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम होती है। एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर दो जहां पे उल्टा, कि प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होगा? ज्यादा होगी, रिएक्टेंट की एनर्जी क्या होगी? कम होगी। ठीक है ना? तो ये चीज ध्यान रखना, ठीक, कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ाओगे तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो क्या? हीट रिलीज होगी, और डेल्टा एच कैसा निकल के आ जाएगा? एक्सोथर्मिक। बताओ क्या यहां तक की बात समझ में आ गई? जल्दी बता दो, क्या हम लोगों ने यहां तक समझ लिया एटम क्या होता है, कैसे हम लोग एटम की स्टडी करेंगे, एटम क्या करते हैं मिलकर आपस में? बताओ, अगर यहां तक का क्लियर है तो आगे चलें, ठीक है ना? चलो अब हम लोग बात करते हैं किसकी? अब हम लोग बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट की। किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट कैसे करा जाएगा? रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है ना? या एक काम कर लो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट से पहले एक बार सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं ना। अभी हमने एटम की बात कर लिया, हमने कहा एटम इज मेड अप ऑफ किससे? एटम मिलके किससे बना है? तीन सब एटॉमिक पार्टिकल से। कौन सा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो हेडिंग डाल लो सब एटॉमिक पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो जरा थोड़ा सा सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में समझते हैं। देखो, तो थ्री मेन सब एटॉमिक पार्टिकल जो हमारे पास हैं, देखो अब ऐसा मत सोचना कि प्रोटॉन के अंदर कुछ क्या होता है, उसके अंदर क्या होता है, उसका भैया इतना डेप्थ में नहीं, ठीक है ना? मेन जो तीन सब एटॉमिक पार्टिकल है वो कौन सा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो मैं लिख दूं कि द थ्री मेन सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर, मैं लिख देता हूं द
3 मेन सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर, कौन कौन से होते हैं बेटा? अपने पास होता है इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है एंड न्यूट्रॉन होता है ना। एंड मैं ऐसे बनाता हूं, एंड न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं तो जीरो। अच्छा चलो इनको जरा डिटेल में थोड़ा सा समझ लेते हैं ना। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की अगर हम बात करें, देखो बेटा एक तरफ लिख दिया मैंने इलेक्ट्रॉन, यहां पे लिख लो आप प्रोटॉन, और इधर लिख लेते हैं अपन न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। यार देखो ऐसा है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें कि इस पे रिलेटिव चार्ज, पहली बात तो सिंबल की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का सिंबल है ये ई माइनस से इलेक्ट्रॉन को डिनोट करा जाएगा। प्रोटॉन बेटा H प्लस होता है, ध्यान रखना, P मत लिख देना, ठीक है। प्रोटॉन H प्लस बोलते हैं। और न्यूट्रॉन क्या है? न्यूट्रॉन को मतलब ऐसे N बना के जीरो बना दो, जीरो उस पर कोई चार्ज नहीं होता, ये बता रहा है, ठीक है। और अगर मैं आपसे बोलूं कि इलेक्ट्रॉन पे रिलेटिव चार्ज कितना होता है ना, तो अगर मैं बात करूं रिलेटिव चार्ज की, किसके ऊपर? इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो बेटा ये होता है -1। अगर हम एक्चुअल चार्ज की बात करें कि चार्ज कितना होता है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो जो चार्ज है एक इलेक्ट्रॉन का, है ना, इलेक्ट्रॉन का चार्ज सी का मतलब कूलाम, कूलाम इज द यूनिट ऑफ चार्ज, कितना होता है? तो ये होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम, राइट। ये हो गई किसकी बात? ये हो गई चार्ज की बात। अगर मैं बात करूं मास क्या होता है इलेक्ट्रॉन का, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, तो मास जो होगा किसका बेटा? इलेक्ट्रॉन का, वो कितना होता है? वो होता है प्लस का 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। और अगर आपको ये ग्राम में लिखना है तो आप लिखो 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम, ठीक है ना। ये बात हो गई किसकी? मास और चार्ज की, किसके? इलेक्ट्रॉन के। नाउ अब हम बात करते हैं प्रोटॉन की। प्रोटॉन के ऊपर जो रिलेटिव चार्ज होगा, रिलेटिव चार्ज किसका बेटा? प्रोटॉन का, कितना होता है? +1। या फिर कह दो हम सीधी अगर बात करें सिर्फ और सिर्फ चार्ज की, तो चार्ज एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है? होता है प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम। अगेन कूलाम इज द यूनिट ऑफ चार्ज। और अगर हम बात करें मास की, कि बता दो बेटा मास ऑफ प्रोटॉन जो है H प्लस कितना होता है? तो ये होता है, देखो तुमने टीचर ने पढ़ाया होगा या जनरली किताब में भी तुम देखते हो लिखा होता है कि प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का मास जो है वो बराबर ही होता है, बट ऐसा नहीं है, एक्चुअल में बराबर नहीं होता, स्लाइट डिफरेंस है, बट है कितना? देखो प्रोटॉन का मास होता है 1.673 इंटू में 10⁻⁻27 kg। और अगर आप इसे ग्राम में लिखना चाहो तो कितना हो जाएगा? 3 जीरो कम कर दो तो 1.673 इंटू में 10⁻⁻24 ग्राम। ये कहानी है। अगर हम बात करें न्यूट्रॉन की, तो जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन पे जो तुम्हारा रिलेटिव चार्ज है, रिलेटिव चार्ज ऑन न्यूट्रॉन कितना होगा बेटा? कोई चार्ज नहीं होता, जीरो होता। सिमिलरली अगर हम बात करें सिर्फ और सिर्फ चार्ज की, तो वो भी कितना होगा? जीरो होगा। अगर हम बात करें मास ऑफ न्यूट्रॉन, राइट, अगर मैं आपसे बोलो बताऊं, पूछूं कि न्यूट्रॉन का मास कितना होता है, तो आप बताओ। देखो इसका होता है 1.673। मैंने बोला ना प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन के मास बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत स्लाइट डिफरेंस है, बट है, ऐसा नहीं है कि आप बराबर कह दो, अप्रोक्सीमेटली बराबर कह सकते हो आप। तो इसमें कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1.675। बस देखो यहाँ पे 1.673 होता है, यहाँ पे 1.675 होता है, इनटू में 10⁻⁻27 kg। और इसी चीज को अगर हम ग्राम में बोले तो कितना हो जाएगा? ये 1.675 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, राइट। तो ये कुछ बातें हैं इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स की। कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल जो एटम के अंदर पाए जाते हैं? कौन कौन पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। क्या यहां तक की बात समझ में आ गई? अब देखो जैसा कि आपको दिख रहा है कि प्रोटॉन में और न्यूट्रॉन में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट हम ये भी नहीं कह सकते कि एग्जैक्ट इक्वल है। हाँ भाई डिफरेंस है, डिफरेंस थोड़ा ही है, बट है। अगर कोई फर्स्ट आया कोई सेकंड आया, आप कह रहे हैं फर्स्ट वाले का एक ही नंबर ज्यादा है, बट बेटा एक नंबर ज्यादा तो है, तो वही वाली बात है ना, ध्यान रखना। चलो इसे नोट कर लो फटाफट, जल्दी से ले लो इसका स्क्रीनशॉट, ठीक है ना। अब देखो मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि अगर मैं आपसे बोलूं, अगर आप ध्यान से देखो एक बार, प्रोटॉन का अगर इंडिविजुअल मास देखो, तो जो प्रोटॉन का मास होता है वो इलेक्ट्रॉन के मास से, यहां पावर देखो -31 है, पावर देखो -27 है, तो माइनस की पावर जितनी बढ़ रही है, वैल्यू तो बहुत छोटी होती चली जा रही है। 4 जीरो और कम कर दी, बढ़ा दिए माइनस में, इसका मतलब वैल्यू और कम कर दी। तो मैं क्या कह रहा हूं, प्रोटॉन का ये मास लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन का ये मास लिखा हुआ है, प्रोटॉन का मास लगभग 2000 गुना ज्यादा है इलेक्ट्रॉन के मास से। 1875 के आसपास होता है, देख लेना एग्जैक्टली। देखो जो प्रोटॉन है उसका जो मास है वो इलेक्ट्रॉन के मास से लगभग 2000 गुना ज्यादा, इंडिविजुअल की बात कर रहा हूं। तो सिर्फ प्रोटॉन का जो मास है वही इलेक्ट्रॉन के मास से बहुत ज्यादा है। तो अगर आप मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं देखो वैसे तो हमने ये पढ़ा है कि मास ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है तुम्हारा,
है ना, जो हमारा मास ऑफ न्यूट्रॉन है। वैसे तो वो ज्यादा होता है किससे, मास ऑफ प्रोटॉन से, बट हम लोग इसे अप्रोक्सीमेटली मान सकते हैं कि हाँ भाई अप्रोक्सीमेटली क्या है, ऐसे मान सकते हैं कि बराबर ही है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अप्रोक्सीमेशन में आपका काम चल जाएगा। अच्छा, बट मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि लेकिन अगर हम ऐसा कर दें कि मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ प्रोटॉन, इन दोनों को ऐड कर दें, है ना, अगर हम मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को कंपेयर कर दें, ऐड कर दें, इसके कंपेयर में जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है बेटा, देखो एक बात समझो, एक एटम है ये, मेरी बात सुनते रहना, एक एटम है। अब इसके न्यूक्लियस में कौन प्रेजेंट है, आपने पढ़ रखा है कि न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास क्या है, प्रोटॉन है, प्लस का हमारे पास न्यूट्रॉन है। न्यूक्लियस के अंदर कौन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। और बाहर कौन चक्कर लगा रहे हैं बेटा, बाहर हमारे पास चक्कर लगा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। ये कौन है, यही हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है ना। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन, पहली बात तो इन दोनों को कंबाइनली न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, तो ये बात ध्यान रखना, इन्हें क्या कहेंगे हम लोग, न्यूक्लियॉन्स कहेंगे। और इनका जो मास है अगर आप उसे ऐड कर दो, है ना, तो ये वैल्यू बहुत बड़ी हो जाती है, किससे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो मैं वही यहां पे वही लिख रहा हूं कि अगर मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि तो न्यूक्लियस के अंदर है तो ऑब्वियसली बात ऐड ही करोगे, तो इनकी वैल्यू इंडिविजुअल तो प्रोटॉन की वैल्यू ही 2000 गुना ज्यादा है, बट अगर इन दोनों को ऐड कर दोगे तो ये वैल्यू इतनी ज्यादा बड़ी हो जाएगी कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी नेग्लेक्टेड, आप इसे नेग्लेक्ट तक कर सकते हो, है ना। तो मैं लिख दूं कि mass of electron can be neglected with respect to mass of nucleons, लिख दे रहा हूं, है ना। न्यूक्लियॉन्स का मतलब ही होता है क्या, प्रोटॉन प्लस का न्यूट्रॉन। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए थी कि भाई देखो एटम क्या है, एटम में कौन कहां प्रेजेंट है, एटम में न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, न्यूक्लियस के बाहर जो इमेजिनरी शेल्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं वहां पे इलेक्ट्रॉन, ऑब्वियसली इमेजिनरी शेल्स में जिन्हें हम ऑर्बिट भी कहते हैं। और मैंने बताया कि वैसे तो जो न्यूट्रॉन का मास है वो थोड़ा सा स्लाइटली ज्यादा होता है किससे, प्रोटॉन के मास से, बट हाँ इन्हें हम अप्रोक्सीमेशन में बराबर मान के चल सकते हैं। और अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं किसे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को, तो ये वैल्यू इतनी ज्यादा बड़ी हो जाती है कि इलेक्ट्रॉन का मास कैन बी नेग्लेक्टेड विद रिस्पेक्ट टू द मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। बताओ क्या यहां तक की बात क्लियर है? इसे भी एक बार जल्दी से फटाफट नोट कर लो बेटा, ठीक है ना, इसे नोट कर लो, फिर आगे चले आगे बेटा, चले चलो। अब बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट की, है ना। तो अब नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास क्या पड़ जाएगी, जो कि नहीं पढ़ पाई कोई बात नहीं, देखो नेक्स्ट हेडिंग पड़ जाएगी रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट। चलो भाई, अब बात ऐसी है कि हमें एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन करना है। मैं आपको बता देता हूं, किसी भी एलिमेंट को मान लो मैंने एक्स लिख लिया, एक्स क्या बेटा, एक्स एलिमेंट है, एक्स वो नहीं है जो तुम सोच रहे हो, एक्स वाला नहीं, एक्स को एलिमेंट है। एलिमेंट में नीचे हम जो लिख रहे हैं बेटा वो जेड है, जेड का मतलब हम नीचे क्या लिख रहे हैं, एटॉमिक नंबर लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं बेटा, एटॉमिक नंबर। और ऊपर हम लिख रहे हैं ए क्या है हमारे पास, मास, ठीक है ना। अच्छा, अब ध्यान रखना, मास किस पे डिपेंड करेगा बेटा, मास डिपेंड करेगा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों पे। और जो तुम्हारा या फिर अभी रुक जाओ, मास नंबर को रहने दो, अभी फिलहाल मैं समझाऊंगा कैसे करेगा। फिलहाल इस पे देखो, एटॉमिक नंबर किस पे डिपेंड करता है, एटॉमिक नंबर डिपेंड करता है जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन पे ना। ये वैसे लिख सकते हो यहाँ पे, नंबर ऑफ, ये लिख लो प्रोटॉन, और यहाँ पे लिख लो P प्लस एन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इस पे मास डिपेंड करेगा। अच्छा, मैं क्या कह रहा हूँ यार, मैं कह रहा हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हमें कोई न्यूट्रल एटम दे दिया, फॉर एनी न्यूट्रल एटम। अगर हमारे पास कोई न्यूट्रल एटम है बेटा, जैसे पेन है तो प्लास्टिक का है तो न्यूट्रल ही तो है। अगर यहाँ पे कोई सॉकेट है इधर है, ये नीचे लगा हुआ है, इस सॉकेट में हम ये पेन ऐसे लगा के एकदम प्लग ऑन कर दें, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं तुम्हारे सामने ऐसे ही खड़ा रहूंगा। बट एट द सेम टाइम अगर इतनी ही बड़ी लोहे की रॉड में ले लूँ और जाके मैं उसमें स्विच में घुसेड़ दूँ, फिर मैं प्लग ऑन कर, तो तुम्हारे सामने डांस होगा बहुत तगड़ा वाला, है ना, तुम्हें मजा भी आएगा, बट मुझे नहीं आएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि इसमें क्या इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन तो इसमें भी है, फिर इसमें करंट क्यों नहीं लग रहा भैया, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसमें जितने प्रोटॉन है उतने ही न्यूट्रॉन है, सॉरी जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए कैसा ये एटम हो गया, न्यूट्रल एटम हो गया ना। तो वही वाली बात है, किसी भी न्यूट्रल एटम के लिए आपको क्या ध्यान में रखना पड़ेगा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन वो इक्वल होंगे किसके बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। ये बात आप याद रखना, ठीक है ना। तो अगर हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है तो न्यूट्रल एटम के लिए क्या रहते हैं, बराबर ही रहते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें किसकी, न्यूट्रॉन की, अगर हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है, न्यूट्रॉन,
है ना। तो वो कैसे निकालेंगे, तो बेटा उसे मास नंबर में से माइनस कर दो, है ना। जैसे अगर हम इसे बोले कि हम इसे ए बोलते हैं ना, यह है कि ये मास नंबर है और इसे मानते क्या ए है, तो हम क्या करेंगे, मास नंबर में से नंबर ऑफ प्रोटॉन को माइनस कर दो, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है फॉर्मूला ए माइनस का जेड। तो यहां से हमारे क्या निकल आएंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल के आ जाएंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन पता चल गया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पता चल गया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात और कर लेते हैं, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने से पहले हम एक और बात कर लेते हैं, किसकी, आयंस की। तो पहले इतना नोट करो फटाफट जल्दी से, चले आगे। देखो अगर मैं आपसे बोलूं यार आयंस क्या होते हैं, क्या ये कभी सुना है, तो कहोगे बिल्कुल सर बिल्कुल सुना है, क्यों नहीं सुनेंगे हम लोग ये। अगर मैं थोड़ा सा आयंस के बारे में आपको बताऊं कि पहली बात तो आयंस हमारे दो टाइप के होते हैं। एक हमारे पास होता है कौन सा, कैटायन। कैटायन उसे बोलते हैं जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है ना। और एक हमारे पास कौन सा होता है बेटा, एक होता है हमारे पास एनायन। एनायन हम उसे कहते हैं जिसपे कैसा चार्ज होता है बेटा, नेगेटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव चार्ज वाले को कैटायन, नेगेटिव चार्ज वाले को हम क्या बोलते हैं, एनायन बोलते हैं। अब देखो कैटायन का फॉर्मेशन कब होता है, तो बाई लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाई लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है तो किसका फॉर्मेशन होगा, कैटायन का। जैसे मान लो कोई एलिमेंट है m, उसने क्या करा, x इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, तो क्या बना लेगा ये, mx पॉजिटिव बना लेगा। और एनायन का फॉर्मेशन कब होता है बेटा, बाई गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाई गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के गेन से एनायन का फॉर्मेशन होता है। जैसे मान लो हमारे पास कोई मेटल था, उसने क्या करा, x इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया, तो क्या बना लेगा ये, mx माइनस बना लेगा, है ना। इस तरीके से हमारे पास कैटायन और एनायन का फॉर्मेशन होगा। अब थोड़ा सा इसमें एक बात बताओ, जैसे मैं आपसे बोलूं कि इन दोनों को ऐसे डिवाइड करो, यहाँ पे ऐसे करो। मैं अगर आपसे पूछूं कि ये न्यूट्रल एटम है, आप कहोगे बिल्कुल सर, क्योंकि अभी इसने इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, अभी तो न्यूट्रल ही है। तो न्यूट्रल एटम के लिए मैंने क्या बताया था, अगर यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन पूछूं कितने हैं, तो आप कहोगे सर उतने ही होंगे जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या बराबर होते हैं, किसके लिए, न्यूट्रल एटम के लिए। होगा कितना बेटा, वो Z होगा। यस और नो, हाँ या ना बताओ। ठीक है, तो जितने प्रोटॉन होंगे इस न्यूट्रल एटम के लिए, इसके लिए उतने ही इसमें क्या होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे यार एक बार बताओ, जैसे सोडियम है ना, सोडियम Na, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। तो क्या लिखते हैं, 2,8,1। तो अभी सोडियम न्यूट्रल है, न्यूट्रल का मतलब 11 क्या है इसमें, 11 ही इसमें प्रोटॉन है, 11 ही इसमें इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अगर सोडियम अपना ये वाला एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे, है ना, जैसे इलेक्ट्रॉन निकालेगा इसका ऑक्टेट कंप्लीट, इलेक्ट्रॉन अगर कोई एलिमेंट निकालेगा तो उसमें पॉजिटिव चार्ज, तो Na क्या बना लेगा, Na पॉजिटिव बना लेगा। कोई गेन करता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। देखो मैंने क्या बोला, कैटायन का फॉर्मेशन कब होगा, बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन निकालने पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा, और नेगेटिव क्या है, जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अबे यार एक बार बताओ, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज मेरे सर पे लाके बैठा दो, तो अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है तो मेरे ऊपर भी कैसा चार्ज जनरेट हो गया, नेगेटिव चार्ज, ऐसे समझो। तो मैं क्या कह रहा हूं कि सोडियम जब तक न्यूट्रल है तो 11 का मतलब है जितने उसमें प्रोटॉन है 11 ही प्रोटॉन है उसके अंदर, 11 ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। चलो अच्छा देख लो एक बार वापस से, अगर Na पॉजिटिव बना, Na पॉजिटिव में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो कहोगे सर प्रोटॉन तो 11 ही है, प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर है, वो कहां जाएगा, वो तो कहीं नहीं जाएगा। निकला कौन, इलेक्ट्रॉन निकला ना, एक इलेक्ट्रॉन निकाला है तुमने, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रहेगा होंगे, पहले 11 थे, एक निकाल दे, कितना बचा होगा बेटा, 10। समझ में आ गई बात, आई होप आ ही गई होगी। चलो फिलहाल के लिए तो मैं क्या कह रहा हूं, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने यहाँ पे, जेड है दोनों में, है ना। इस वाले में जितने प्रोटॉन है उतने ही क्या है, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि न्यूट्रल है। अच्छा बट अगर मैं पूछूं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन, तो कोई बात नहीं, न्यूट्रॉन तो निकाल ही लेंगे हम लोग। कैसे निकालेंगे बेटा, फॉर्मूला क्या बताया था हमने, न्यूट्रॉन निकालेगा A माइनस का Z, तो और भी आसान है, ठीक है। अच्छा इसमें चेक करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, मैं कहूँ अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो आप कहोगे सर नंबर ऑफ प्रोटॉन है Z कोई प्रोटॉन मानते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बता दो कितना है, तो बेटा इलेक्ट्रॉन निकाला है, तो इसका मतलब पहले क्या था, Z थे इलेक्ट्रॉन, भैया न्यूट्रल में जितने प्रोटॉन थे उतने इलेक्ट्रॉन, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन भी कितने, Z थे ना। अब कितने निकाल दो उसमें से इलेक्ट्रॉन, X इलेक्ट्रॉन निकाल दो, Z माइनस X, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना बचा यहाँ पे, Z माइनस का X। और अगर मैं आपसे बोलूं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बता दो, तो न्यूट्रॉन कितना होगा बेटा, न्यूट्रॉन थोड़ा ना चेंज हो जाएगा, निकलेगा या ऐड कौन होगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई। अब इसमें चेक करो अपने आप, एक बार वीडियो रोक के देखो इधर, ये न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल के लिए मैं क्या लिख दूं कि जो नंबर ऑफ होगा प्रोटॉन वो ही होगा हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वो होगा कितना बेटा, Z होगा। और एट द सेम टाइम नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन होगा वो हमारा यहां पे कितना हो जाएगा बेटा, A माइनस का Z, राइट, A माइनस का Z थोड़ा फैंसी बन गया, कोई बात नहीं, सही कर लो इसे। अब यहां पे बात कर, अभी आयनिक है, वो भी कैसा एनायनिक है, तो उस वाले केस में देखो अगर मैं बोलूं नंबर ऑफ प्रोटॉन चेंज हुआ क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन, कहोगे सर बिल्कुल चेंज नहीं हुआ, प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर कहां से चेंज होगा बेटा, तो Z ही रहेगा। अच्छा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज हुआ, बिल्कुल चेंज हुआ, पहले कितना था Z, जब तक न्यूट्रल एटम था, देखो न्यूट्रल में जितने प्रोटॉन उतने न्यूट्रॉन, सॉरी जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, कितने थे, Z, तो यहां पे Z थे। और आपने क्या करा, X इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, तो Z
प्लस एक्स। तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना था, z माइनस का x, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बेटा, z प्लस x। और अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बता दो कितने होंगे, तो वो तो वैसे निकालें कैसे, a माइनस का z। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, कुछ क्वेश्चंस करते हैं फटाफट, छापी स्टार्ट करो बेटा। चले आगे, चलो यार एक बार देखो, एक चीज थोड़ी वियर्ड नहीं लग रही है, इलेक्ट्रॉन का नंबर देखो, कभी z माइनस एक्स हो रहा है, कभी z प्लस एक्स हो रहा है। तो एक काम करो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला लिखो बेटा, है ना। कैसे, यहां पे लिखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैसे निकालोगे, इसे लिख लो z माइनस का चार्ज। क्या लिख दिया तुम लोगों ने, z माइनस का चार्ज। जो चार्ज है उसे एज इट इज उठा के रख दो, बात खत्म, है ना। बार बार z माइनस z प्लस ऐसे कंफ्यूज जाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं तुमसे कहूं कि O2 माइनस में इलेक्ट्रॉन निकालो, है ना, और Na पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन निकालो, या फिर मैं तुमसे कहूं कि Al3 प्लस में निकालो इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, Al3 प्लस में, या मैं तुमसे कहूं कि यार N3 माइनस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालो, ठीक है। या और कोई पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल ले लो, जैसे फॉर एग्जांपल SO4 2 माइनस में इलेक्ट्रॉन निकालो, या फिर मान लो NO3 माइनस में इलेक्ट्रॉन निकालो। तो कैसे निकालेंगे, तो बहुत आसान है, जो तुम्हारे सामने लिखा है। अगर आपको यहाँ पे NOE निकालना है, NOE का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो कह रहा है Z क्या होता है बेटा, अरे भैया Z क्या होता है, Z होता है एटॉमिक नंबर। Z क्या है बेटा, एटॉमिक नंबर। ऑक्सीजन का एटॉमिक, देखो अगर तुम्हें एटॉमिक नंबर याद नहीं, बहुत बहुत बेटा रपटियाएंगे, बता रहे। क्लास 10th में आपने एटॉमिक नंबर याद करे थे, वही इतने बहुत है, 1 से लेकर 30 तक याद कर लो बस, उसके ऊपर जरूरत नहीं है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, 8। अब फॉर्मूले में क्या, माइनस माइनस लगा दिया। अब कह रहा चार्ज, कह रहा चार्ज की वैल्यू एज इट इज रख दो जैसी है, कितना है 2 माइनस या -2, एक ही बात है, तो -2 रख दिया। अब 8 माइनस माइनस प्लस का 2 हो गया, 8 और 2 कितना हो गया बेटा, 10 निकला है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। NOE का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ निकालो, तो NOE बेटा सोडियम के एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है, माइनस फॉर्मूले में क्या माइनस है। अब चार्ज कितना, प्लस का 1 है, तो प्लस का 1, तो प्लस माइनस तो माइनस ही हो जाएगा, तो 11 में से 1 कितना बचा बेटा, 10। इधर आ जाओ, तो यहां पे जब तुम NOE निकालोगे, NOE कैसे निकालेंगे, एटॉमिक नंबर Z माइनस चार्ज, तो Z तो क्या है, Z कितना होता है एल्युमिनियम का 13, माइनस चार्ज कितना है प्लस का 3, तो ब्रैकेट में प्लस का 3, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 13 में से 3 का कितना बचाएगा बेटा, 10। N3 माइनस की बात कर लेते हैं। तो जब यहां पे तुम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालोगे, NOE नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो कैसे निकालोगे, एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन कितना होता है बेटा, 7, है ना। और माइनस का कैसे, ये देखो Z हो गया एटॉमिक नंबर, माइनस माइनस आ गया, अब चार्ज एज इट इज रख दो, 3 माइनस है तो माइनस का 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो Z प्लस मतलब 7 प्लस 3 कितना हो गया बेटा, 10 हो गया। ये भी सब 10 ही आ रहे हैं क्या। चलो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज उठा ली हमने। फिलहाल अब अगर हम बात करें NOE किसके, यहां पे कैसे निकालोगे, तो यहां पे कोई बात नहीं, अभी तक तुम्हारे पास जो एलिमेंट आ रहे थे उनमें एक एक न्यूक्लियस प्रेजेंट था, एक एलिमेंट था, एक एटम था। अब यहां पे मल्टी एटम है, कई सारे एटम है, तो क्या करें, तो कुछ नहीं करना है, उनके जो एटॉमिक नंबर है उन्हें ऐड कर दो। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारे यहां पे Z किसका ले लोगे, सल्फर का, प्लस अब देखो सल्फर है कितने बेटा, सल्फर के कितने मॉलिक्यूल है यहाँ पे 1, तो इंटू 1 कर लिया, प्लस Z तुमने लिखा किसका, ऑक्सीजन का, इंटू कर दिया 4, और माइनस का तुमने लिख दिया इधर चार्ज। यहां तक की बात समझ आ गई। अब सल्फर का Z कितना होता है बेटा, 16, प्लस ऑक्सीजन कितना होता है 8, 8 चक्को 32 माइनस, अब कह रहा चार्ज, तो ब्रैकेट के अंदर -2 आएगा, माइनस और माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, कितना हो गया 16 और 48 50 हो गया ना, ये कितना गया बेटा 50। ठीक है, ऐसे इसका निकाल लेना, करोगे, ये तुम्हारा HW है, होमवर्क। लो बता दूं एक बार कैसे निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे, लिखोगे Z माइनस चार्ज है, Z आपस में ऐड कर लो, किसका Z, नाइट्रोजन का Z, मतलब एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन, कितने नाइट्रोजन 1, प्लस फिर लिखोगे Z किसका Z, ऑक्सीजन का Z कितना है 3, और माइनस का चार्ज। ठीक है, तो यहां पे पुट कर देना, कितना होता है 7 होता है, ठीक, और एक ही है तो कोई बात नहीं, प्लस तुम्हारे पास ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना 8, और 8 × 24, तो ये हो गया 24, और माइनस के ऊपर एक चार्ज, प्लस का 1 हो गया, तो कितना हो गया 32 हो गया था, 7 और 1 8, 8 7 और 8 32, 32 आ गया। ठीक है ना, तो ये हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल के आ गए। तो आई होप तुम लोगों को यहां तक की कहानी समझ में आ गई होगी। अभी हमने तक क्या पढ़ लिया है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि भैया जो आयंस होते हैं 2 टाइप के होते हैं, एक हमारे पास कैटायन, एक हमारे पास एनायन। कैटायन और एनायन में नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन निकालने की विधि जो है वो मैंने तो समझा दी है, और इसके बाद का जो टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो ये तुम्हारा मोल कॉन्सेप्ट का पहला लेक्चर था, बहुत डिटेल में हम लोग गए हुए, एकदम बेसिक से उठाया, और अभी बेसिक ही चल रहा है। नेक्स्ट वाले लेक्चर से हम लोग क्वेश्चन अपने लगाएंगे, और मोल हमारा स्टार्ट हो जाएगा ना, और जब मोल स्टार्ट होगा तो मजा आएगा। ठीक है, फिलहाल आज एक बार इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना फटाफट ले लो, ठीक है ना। बाकी आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय।